नमस्कार दोस्तों। MSCI ने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का वेटेज अपने इंडेक्स में कम किया है। अरे, इससे मुझे क्या? मैं तो अदानी के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखता ही नहीं हूं, तो ये न्यूज़ से मुझे क्या फायदा? धैर्य रखिए दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या करना चाहते हैं। ये न्यूज़ तब भी इम्पोर्टेंट है जब आप कॉमर्स एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। MSCI क्या है? अदानी स्टॉक्स का MSCI में वेटेज चेंज हुआ, उससे क्या होने वाला है? ये सब के हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस है? आइए चलिए ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं जब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे होते हैं। अदानी और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की कहानी आप सबने सुनी ही होगी। हिंडनबर्ग एक न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च फर्म है जिसने भारत के अदानी ग्रुप पे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे एलिगेशंस लगाए हैं। 2022 में अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 4000 के लेवल्स पे चल रहा था, पर अचानक से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने से ये स्टॉक अभी करीब 2000 रुपीस के लेवल्स पे चल रहा है। फरवरी में तो ये और भी कम था, करीब 1300 रुपीस के लेवल्स पर। गौतम अदानी, जो अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है, उनका नेटवर्थ इस रिसर्च रिपोर्ट के आने से पहले करीब 120 बिलियन डॉलर्स था, जो अब 50 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। आप बोलोगे कि ये सब बातें मैं अभी क्यों कर रहा हूँ? हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट आने से अदानी के ग्रुप कंपनीज की शेयर प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आना था वो तो आ चुका होगा, तो ये डिस्कशन करके हमें क्या फायदा है? तो दोस्तों, ये चैनल के माध्यम से हम आपको वो कॉन्सेप्ट सर्व करते हैं जो आपको अपने फ्यूचर इन्वेस्टिंग लाइफ में भी काम आ सके। अदानी और हिंडनबर्ग रिसर्च की जो ये कहानी है उसमें बहुत सारे लेसन्स सीखने लायक है, जिसमें से एक लेसन की आज हम बात करेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में भारी ऊंच नीच हुई है। मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे बचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स और इंडाइसेस ने काफ़ी कदम उठाए हैं। अगर NSE की बात करें तो NSE ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की 4 कंपनीज, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और न्यू दिल्ली टेलीविजन, ये 4 कंपनीज को स्टेज 2 सर्वेलेंस पे रखा है। स्टेज 2 सर्वेलेंस का मतलब है कि इन कंपनीज के कुछ क्राइटेरिया को स्टडी किया जाएगा और उनके फुलफिल होने पर ही इन कंपनीज में ट्रेड्स किए जाएंगे। जैसे NSE ने ये कदम उठाए हैं, वैसे MSCI, जिसके भी इंडाइसेस वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, उसने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स का वेटेज अपने इंडेक्स में रिड्यूस किया है। यही हमारे डिस्कशन का विषय है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? अदानी, हिंडनबर्ग रिसर्च के कारण अदानी के स्टॉक प्राइसेस पे इम्पैक्ट, NSE ने लिए हुए मेजर्स, MSCI ने लिए हुए मेजर्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इजीली समझते हैं कि इसमें हमारे टेक अवेज क्या है। पहले कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर टेक अवेज। कुछ भी समझने से पहले इंडाइसेस क्या होते हैं वो समझते हैं। चूंकि मैंने MSCI की बात की, उससे पहले ये समझते हैं कि इंडाइसेस का डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स कैसे हैं और MSCI कैसा इंडेक्स है। इंडेक्स केवल इक्विटी मार्केट में नहीं होता। इंडाइसेस इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, कोई भी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो सकते हैं। इंडाइसेस वो बेंचमार्क्स होते हैं जिसके साथ आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग, साउंड, रेजिलिएंट है कि नहीं है। अगर लिक्विड और लार्ज कंपनीज के शेयर्स को लेके एक इंडेक्स बनाया जाए तो उसे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स कहेंगे। अगर क्रॉस कंट्री या क्रॉस मार्केट्स के कंपनीज के शेयर्स को इकट्ठा करके एक इंडाइस बनाया जाए तो उसे मल्टी मार्केट इंडाइस कहेंगे।
अगर डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स जैसे ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स को इकट्ठा करके इंडेक्स बनाया जाए तो उसे स्टाइल इंडाइस कहते हैं। इंडिया के इंडाइसेस में बीएसई सेंसेक्स एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। ये इंडेक्स 30 वेल स्ट्रक्चर्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के स्टॉक्स को लेकर बनाया गया है। उसी तरह निफ्टी 50 डिफरेंट फाइनेंशियली साउंड और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को इकट्ठा करके बनाया गया है। MSCI इंडेक्स भी कुछ इसी प्रकार 113 कंस्टिट्यूएंट्स को इकट्ठा करके बनाया गया है। ये लगभग इंडियन इक्विटी यूनिवर्स का 85% है। मतलब आपको ये पता चल चुका होगा कि MSCI इंडेक्स इंडियन इक्विटी स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये MSCI क्या है? MSCI के कौन से डिफरेंट प्रकार के इंडाइसेस है? इस इंडाइसेस को हम इस वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चलिए इन बातों पे भी गौर फरमाते हैं। MSCI का फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली एक मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है जिसने MSCI इंडाइसेस का सर्जन किया है। ये फर्म न्यूयॉर्क में है। MSCI के कई सारे इंडाइसेस हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट और रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने आगे डिस्कस किया, इंडाइसेस वो बेंचमार्क्स है जो हमें अपने पोर्टफोलियो डिसीजंस को लेने के लिए हेल्प करते हैं। कौन सी कंपनी को इंडेक्स में कितना वेट देना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर आधारित होता है। MSCI की अगर बात करें तो MSCI ये डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पे लेता है, जिसमें कुछ फैक्टर्स है कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कंपनी का टर्नओवर माने सेल्स कितना है, कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। फॉरेन इन्वेस्टर्स ये MSCI इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं किसी भी देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कंपनीज जो MSCI इंडाइसेस पे है, फॉरेन इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं थ्रू MSCI इंडेक्स। जैसे मैंने पहले बात की, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने से अदानी ग्रुप कंपनीज का वेटेज अगर MSCI रिड्यूस करती है तो इसका क्लियर और डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो अदानी में हुए हैं और हो रहे हैं उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इंडिया में जो भी सारे इक्विटी इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, BSE सेंसेक्स हो गया, MSCI इंडेक्स हो गया, वो सारे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मान लीजिए कि जिनित लिमिटेड एक कंपनी है। उस कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपीस है। उस कंपनी का इश्यूड शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? आप सब मेरे साथ कहेंगे कि वो सिंपल है, वो होगा 100 रुपीस, जो हर एक शेयर का प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000, जिसका आंसर आता है 1 लाख रुपीस। एब्सोल्युटली राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के साइज का अंदाजा देता है। तो अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? बहुत ही आसान है दोस्तों। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेड इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर। ओ माय गॉड, ये फिर से बहुत सारा जार्गन आ गया। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। एक कंपनी में 2 टाइप की एंटिटीज इन्वेस्ट करती है। एक होता है प्रमोटर माने फाउंडर जिसने कंपनी को बनाया है, और दूसरे होते हैं नॉन प्रमोटर्स। नॉन प्रमोटर्स में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि मैं और आप। तो नंबर ऑफ शेयर्स रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेड इन द मार्केट वो होता है जिसमें से हमने प्रमोटर होल्डिंग को हटा दिया हो।
जिसमें से हमने गवर्नमेंट का कोई अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कंपनी में तो उसे हटा दिया हो, और अल्टीमेटली हम वो शेयर्स की बात कर रहे हो जो वेरी इजीली एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता है या एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीद सकता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जिनित लिमिटेड का शेयर प्राइस 100 रुपया है और जिनित लिमिटेड का इश्यूड कैपिटल 1000 शेयर्स है। अभी ये 1000 शेयर्स में से 550 शेयर्स तो जिनित के पास है, मतलब फाउंडर के पास है, प्रमोटर के पास है। तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स रहे? 1000 माइनस 550 इक्वल टू 450। अब ये 450 शेयर्स को अगर आप शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 रुपया है, तो आंसर आएगा 45,000 रुपीस। माने कि जिनित लिमिटेड का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 होगा एज कंपेयर टू इट्स टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख रुपीस। तो अगर समरी में बात करें तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स में से प्रमोटर होल्डिंग को हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अगर कोई पार्टी ने किया उसको भी हटा देते हैं, तो आपके पास आता है नंबर ऑफ शेयर्स रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेड इन मार्केट। और इसको आप जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। इंडिया में ये रूल ऑफ लॉ है कि कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी का 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग पब्लिक एट लार्ज के पास होना चाहिए। अभी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या रेलेवेंस होता है? जो आइडिया हमें कंपनी की साइज का मार्केट कैपिटलाइजेशन से लग सकता है वो कैसे चेंज होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को स्टडी करके। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुकाबले एक मोर एक्यूरेट मार्केट मूवमेंट का पिक्चर दिखाता है, क्योंकि उसमें केवल और केवल ट्रेडेबल शेयर्स की बात की गई है। दूसरी ओर चूंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुकाबले कम होता है, इससे ये इंश्योर होता है कि इंडेक्स कुछ कंपनीज के स्टॉक से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता बल्कि ब्रॉड बेस्ड हो जाता है। आप ही सोचिए, जिस किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा रहेगा उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स छोटी छोटी अमाउंट्स के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। इसीलिए कोई एक एंटिटी या ग्रुप ऑफ एंटिटीज इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को डिमांड सप्लाई फोर्सेस के चलते ज्यादा बड़ा या ज्यादा कम बहुत इजीली कर ही नहीं सकती। इसी कारण जो कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उसमें वॉलेटिलिटी कम देखने के चांसेस होते हैं, वो स्टॉक्स ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस है। वीडियो के शुरुआत में हमने बात की थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में वोलेटिलिटी देखी गई है, और इस वोलेटिलिटी से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए देश के स्टॉक मार्केट्स जैसे कि BSE NSE और इंडाइसिस जैसे MSCI ने कुछ मेजर्स लिए हैं। MSCI की अगर बात करें तो उन्होंने अपने इंडेक्स में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वेटेज रिड्यूस करने का डिसाइड किया है ऑन द बेस ऑफ फ्री फ्लोट। इसका क्या मतलब है? क्या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्री फ्लोट के गाइडलाइंस को फ्लाउट कर रहे थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट्स ने ऐसे डाउट्स रेज किए हैं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो नॉन प्रमोटर होल्डिंग्स है उसमें से कुछ होल्डिंग्स प्रमोटर्स ही होल्ड कर रहे हैं एनोनिमसली थ्रू टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक मॉरिशियस, केमन आइलैंड्स, बहामास एक्सेट्रा। इसी कारण से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे और आपको दिख रहा है उससे वास्तव में और भी कम हो सकता है। इसी डाउट के चलते MSCI ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वेटेज अपने इंडेक्स में रिड्यूस करने का डिसाइड किया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि MSCI के इस डिसीजन से
करीब करीब 4000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो या तो होना शुरू हो गया है या तो अभी होगा, जिससे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं। इस पूरे अदानी, हिंडनबर्ग, एमएससीआई के एपिसोड से मुझे और आपको क्या सीखने को मिल रहा है? हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखने को मिल रहे हैं। लेसन नंबर 1, अगर हम डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, अगर हम इक्विटी मार्केट्स में जाके किसी कंपनी का स्टॉक बाय या सेल कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मतलब उसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना प्रपोर्शन है। लेसन नंबर 2, अगर वो प्रपोर्शन कम है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारण इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स या तो तेजी से बढ़ सकते हैं या तेजी से घट भी सकते हैं, मतलब इन शेयर्स में वोलेटिलिटी हो सकती है। फिर से यही दो लेसन्स अदानी एंटरप्राइजेस, जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक कंपनी है, उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 की बात करते हैं, मार्च और अप्रैल 2020 में अदानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर होल्डिंग का परसेंटेज था 74.9%। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अदानी एंटरप्राइजेस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग का प्रोपोर्शन था करीब 20%, और इसी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टमेंट्स का प्रोपोर्शन था करीब 1.9%। अराउंड 76,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्च और अप्रैल 2020 में अदानी एंटरप्राइजेस में अपना पैसा लगाया था। उस टाइम पे अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर वैल्यू करीब 134 रुपीस थी। एक साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अगर हम मार्च और अप्रैल 2021 की बात करें तो फिर से अदानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर के होल्डिंग का परसेंटेज 74.9% था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स करीब डबल हो चुके थे, मतलब 1,40,000 इन्वेस्टर्स थे, और उनका प्रपोर्शन आउट ऑफ द एंटायर शेयर होल्डिंग 2.4% था। और इसी दौरान अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर वैल्यू करीब 10 गुना बढ़ चुकी थी, मतलब 1100 रुपए के आसपास अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर ट्रेड कर रहा था। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने भी अपना इन्वेस्टमेंट अदानी में बढ़ाया था और करीब 3.7% होल्डिंग पे वो पहुंच चुके थे। एक और साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अगर मार्च और अप्रैल 2022 की बात की जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस में रिटेल शेयर होल्डर्स करीब 50% और बढ़ चुके थे, मतलब करीब 2 लाख के आसपास थे, लेकिन उनका होल्डिंग फिर से 1.9% के आसपास था। इस मार्च और अप्रैल 2022 के दौरान अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस पिछले साल से दोगुना हो चुका था, मतलब करीब 2000 रुपये, और दिसंबर 2022 में तो ये और दुगना हो चुका था, मतलब करीब 4000 रुपये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस का वो शेयर जो करीब 134 रुपये का था मार्च और अप्रैल 2020 में, वो दिसंबर 2022 में करीब 4000 रुपये हो चुका था, मतलब वोपिंग 3000% इंक्रीज इन वन पर्टिकुलर शेयर प्राइस। आप लोग अगर ध्यान से गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कारण ये ही था कि अदानी एंटरप्राइजेस का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम था। आप ही सोचो, अगर प्रमोटर होल्डिंग 74.9% हो तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 25% हुआ, और उसमें भी ओवरऑल शेयर होल्डिंग का 20% अगर FIIs के पास हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने के लिए जो शेयर क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। तो जैसे जैसे अदानी एंटरप्राइजेस में रिटेल इन्वेस्टमेंट का डिमांड बढ़ा, LIC ने जब अपना शेयर होल्डिंग अदानी एंटरप्राइजेस में इंक्रीज करना शुरू किया, वैसे वैसे अदानी की प्राइसेस बहुत ही इलास्टिकली बढ़ती गई और 134 रुपये का शेयर करीब 4000 रुपये तक पहुंच गया।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अदानी एंटरप्राइजेस के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे। अदानी एंटरप्राइजेस का इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि अदानी ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से अदानी ग्रुप ऑफ फर्म्स ने ये 3-4 साल में ग्रोथ दिखाया है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग रहने के बावजूद शेयर प्राइसेस में इतना वोलेटिलिटी होने का कारण लो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई तब फिर से लो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के कारण अदानी शेयर प्राइसेस का भाव 4000 रुपीज से 1300 रुपया 2000 रुपये के लेवल्स पे आ गया। तो जैसे हमने पहले बात की थी, अगर आपकी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो आपकी शेयर प्राइसेस बहुत ही जल्दी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। इसलिए अगली बार अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उस कंपनी के स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर कीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस करने के दौरान ये बातों का ध्यान ज़रूर रखिए कि कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन कैसा है, उसका प्रोपोर्शन लो है कि ज़्यादा है, कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है कि नहीं है और है तो उनका प्रोपोर्शन कैसा है। ये चीज़ें आपको वो इंडिकेशंस देंगी कि आप जो कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें वोलेटिलिटी और स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों, एक रिपोर्ट आने से एक कंपनी के शेयर प्राइसेस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन वो शेयर प्राइसेस के बदलाव का कारण फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है और इस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के चलते ही एक इंडेक्स ने उस कंपनी का वेटेज अपने रिप्रेजेंटेशन में कम कर दिया है। आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट और इस सिचुएशन के डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको इस टाइप के टॉपिक्स का ज्ञान मिलता रहे और ये वीडियो को आपके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इन छोटी छोटी बातों से सावधान रहे और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अव्वल रहे। धन्यवाद।